आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं एमपी न्यूज़ के इस खास शो में जिसका नाम है शख्सियत दिल से। यहाँ बातें होंगी दिल से, जो पहुँचेगी सीधे आपके दिल तक। और मैं हूँ सुमेधा। इस बार हमारे साथ दिल से बात करने के लिए मौजूद हैं इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु जैन जी। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास शो में। अपने सरल सहज व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाली डॉक्टर रेणु जैन मैडम से हम बात करेंगे कि उनका कैसा रहा ये शिक्षा का पूरा सफ़र, और वो मुख्यतः ग्वालियर की रहने वाली है और ग्वालियर से इंदौर तक का सफ़र जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। मैडम, आप जिवाजी यूनिवर्सिटी से आप देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की तरफ आई, तो कैसा रहा आपका शिक्षा के क्षेत्र में ये पूरा सफ़र? शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सफ़र लगभग 35 साल पुराना है जी। मैंने शुरुआत तो की थी एक फिरोज़ाबाद में एक कॉलेज था, पीजी कॉलेज था वैसे तो जी। तो उसमें शुरुआत की थी। सवा दो साल वहाँ एक लीव वैकेंसी थी, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। और उसके बाद उससे भी पहले हम लोगों को एक दो महीने के लिए एक एडहॉक लेक्चरशिप मिली थी जी। और उसके बाद जिस दिन वो मेरी स्कॉलरशिप ख़त्म हुई, उसी दिन से मुझे जिस दिन से मेरा वो एडहॉक टीचरशिप ख़त्म हुई, उसी दिन से मुझे यूजीसी की फ़ेलोशिप मिल गई। तो मैं रिसर्च कर रही थी जी। रिसर्च के दौरान मेरा सीनियर फेलोशिप पर भी हो चुका था, लेकिन तभी एक लीव वैकेंसी का ऑफ़र आया। और तब तक क्योंकि मेरी मैरिज भी हो चुकी थी, तो वो मैरिज की आगरा के पास ही था, मैरिज मेरी आगरा में हुई जी। तो उसके पास ही था, तो फिर वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहाँ 2.25 साल के लिए एक टीचिंग की अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ मैंने पढ़ाया। उसके बाद जब वो समय समाप्त हो गया तो फिर वापस मैं ग्वालियर आई और ग्वालियर में 2 साल के लिए मुझे एडहॉक लेक्चरशिप मिली। जी, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी, आप मैथ्स की आप एचओडी रही हैं, और तो क्या आपका मैथ्स पसंदीदा सब्जेक्ट था, और क्या स्कूल लाइफ से ही आपने सोच लिया था कि मुझे मैथ्स में ही पीजी भी करना है और उसी में मैं पढ़ाऊँगी भी? हाँ, मैथमेटिक्स मेरा शुरू से ही बहुत पसंदीदा विषय रहा और अच्छी भी रही मैथमेटिक्स में मैं, तो उसके प्रोत्साहन भी मिलता गया, तो मैंने शुरू से ही मैथमेटिक्स को अपना। जी, स्टूडेंट लाइफ में सामान्य तौर पर बच्चे मैथ सब्जेक्ट से बहुत घबराते हैं। तो आप जब छोटी थी, तो यहाँ पे मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और आप किस तरह के स्कूल में पढ़ी, क्योंकि आज देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद पर होना एक बहुत गौरव की बात है। तो क्या आप जब छोटी थी तब आपने कभी सोचा था कि आप इस पद पर पहुँचेंगी, या आपको इस पद के बारे में जानकारी थी एक स्टूडेंट लाइफ में? हाँ, इस पद के बारे में जानकारी तो थी और टीचिंग मेरा हमेशा से ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में भी अपने साथ के बच्चों को पढ़ाती रहती थी। कभी कभी हम लोग एक पद्मा विद्यालय स्कूल में पढ़े हैं जो ग्वालियर में है, और उस समय का वो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल था और वहाँ पर मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी, तो उसकी क्लास के बच्चे, कभी कोई टीचर नहीं आए तो मुझे ही, और हम भी फ्री हों तो बच्चे ले जाते थे और कहते थे दीदी आप ही पढ़ा दो, स्पेशली मैथमेटिक्स। जी। तो मैथमेटिक्स में मतलब मेरा शुरू से प्रिय विषय रहा और सभी टीचर्स की भी फेवरेट रही मैथमेटिक्स में। तो इस तरह से मुझे शौक था पढ़ने का। जी। हालांकि मैंने एक बार बीच में आईएएस के लिए भी आवेदन किया था, किसी कारणवश नहीं हो पाया। प्रीलिम तो 2 बार क्लियर हुआ, लेकिन मेन में नहीं हो पाया, शादी भी हो गई थी तब तक। तो क्या घर में आपका शुरू से ही ऐसा माहौल था पढ़ाई का, मतलब घर में माता पिता शुरू से ही पढ़ाई के लिए? मेरे फादर एजी ऑफिस में उस समय तो शुरू में सेक्शन ऑफिसर थे, फिर ऑडिट ऑफिसर हुए, बाद में उन्हें IAS भी अवार्ड हो गया था जी। और मेरी मदर शुरू में तो जब उनकी शादी होगी तब खाली इंटर ही किया हुआ था उन्होंने जी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने सारा अपना पूरी शिक्षा कंप्लीट की और MA हिस्ट्री से उन्होंने पूरा किया। तो एक तरह से हमारे घर में शुरू से ही बहुत पढ़ाई का माहौल था। जी। और माँ को आपने जब आप पढ़ता हुआ देखा होगा तो एक अपने आप बच्चों को प्रोत्साहन? हाँ, बच्चों को प्रोत्साहन मिला और फिर अपने छोटे भाई बहनों को तो मैं भी पढ़ाती रही, पर 8th तक मेरी माताजी ने मुझे पढ़ाया और साइंस के विषय थोड़े पिताजी पढ़ाते थे, साइंस और इंग्लिश, वो मैथमेटिक्स मेरे फादर पढ़ाते रहे।
उसके बाद से 9th के बाद से तो हम लोग अपने आप ही पढ़ने लगे, क्योंकि तब से साइंस और मैथमेटिक्स जो विषय हो गए वो अपने आप ही पढ़ लेते थे। जी। तो कोई ऐसी याद आपके जहाँ पर आप रहती थी अपने मायके की, स्कूल की, वहाँ की अभी भी आपको सहेलियाँ कभी मिलती हैं? हाँ, बहुत मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, बल्कि जीवन की सबसे स्वर्णिम यादें, सबसे मधुरतम यादें कहे तो वो स्कूल की ही हैं। जी। स्कूल में बहुत अच्छा एक माहौल बीता, पद्म विद्यालय में जो मैं बता रही हूँ, उस समय बहुत अच्छा एक संस्कारित स्कूल था। जी। और सभी मुख्य आयोजन होते थे, सारी जो अपनी देश से संबंधित जितने भी हैं दिवस, वो सब बहुत अच्छी तरह मनाए जाते थे। तो एक बच्चों में अपने आप ही संस्कार आ जाते। जी। तो वाइस चांसलर बनने के बाद कभी मौका मिला आपको उधर जाने का? नहीं, वाइस चांसलर बनने के बाद तो मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी कोविड का भी समय हो गया। जी। लेकिन वहाँ की बहुत सारी यादें हैं। वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम थी, उनके हम लोग बड़े फेवरेट हुआ करते थे। और वहाँ पर एक मीन्स आप स्टूडेंट थी तब भी आप फेवरेट थी, जब टीचर बनी तब भी फेवरेट, और अब वाइस चांसलर हैं तब भी आप सबकी फेवरेट हैं? थोड़ा स्वभाव थोड़ा ऐसा है मेरा कि मैं थोड़ी मिक्स होकर ही रहती हूँ सबसे। उस समय का एक याद है कि एक बार हम लोग एनसीसी के कैंप में गए हुए जी। तो फिर वहाँ पर एक मोर्स कोट का एक वो था, एक कंपटीशन था बच्चों में जी। तो हम लोग सब एनसीसी के कैडेट्स थे, तो वो वाला मुझे सिल्वर मेडल मिला था मुझे वहाँ पर, मतलब गोल्ड मेडल वही टॉप था जी। वही मेडल मिला था। तो मेरी प्रिंसिपल मैडम ने ये कमेंट किया कि हाँ, पढ़ाई के कामों में तो ये हमेशा अच्छी चीज़ें ले आएगी। तो वो भी पढ़ाई पर ही आधारित जी जी कोड रीडिंग के ऊपर वो टेस्ट था जी। यहाँ बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर नेतृत्व के लिए आप जानी जा रही हैं, तो क्या कोई आपका भी जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक है, कोई प्रेरणा स्रोत है आपने जिनको आप फॉलो करती हो? नहीं, मेरे फादर ने बिल्कुल, हम लोग, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि लड़कियों को पूरी शिक्षा के लिए इतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन मेरे जीवन में मेरे फादर ने पहले घर में, और उसके बाद जब शादी भी हो गई, थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो फादर इन लॉ ने भी पढ़ाई को हमेशा प्रोत्साहन दिया जी। तो एक तरह के हम लोग बहुत ही खुले वातावरण में रहे हैं जी। स्कूल में भी। क्या आपने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा? हाँ, मैं जब मेरी शादी हुई तब मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया था। स्कॉलरशिप मिली हुई थी और मैं पीएचडी परस्यू कर रही थी जी। लेकिन उसके बावजूद मुझे पूरा प्रोत्साहन मिला जी। मुझे अपने ग्वालियर में रहकर ही, मायके में ही रहकर मैंने अपनी लगभग पूरी पढ़ाई की जी। सिर्फ 2 साल मैं वहाँ जब गेस्ट फैकल्टी पे, जो टीचिंग फैकल्टी पे काम कर रही थी, तब मैं वहाँ रही जी। बहुत खूब। और अभी आप यहाँ पर कौन कौन आपके साथ में रहता है? आपकी मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अभी इस समय मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, जो कि यूको बैंक से सीनियर मैनेजर की पोजीशन से रिटायर हुए हैं। उन्होंने भी, क्योंकि मदर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी फादर इन लॉ की डेथ के बाद, या यूँ कहिए कि हम लोग उनके साथ ही थे। आगरा से वो लोग ग्वालियर आ गए थे जी। तो उनकी वजह से फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने कोई अपने प्रमोशंस छोड़ दिए जी। तो लगभग उन्होंने अपने 3-4 प्रमोशंस थे जो अप्लाई ही नहीं करते थे। उन्होंने एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था, और उनके साथ के सभी लोगों को वो सब प्रमोशंस लगभग सभी को मिल ही गए जी जी। लेकिन उन्होंने जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि उनको अपने मदर का, ग्रैंड मदर का, सबको, और हम, मुझको और मेरी बेटी को, सबको सपोर्ट करना था जी। लेकिन अब जब से मैं वाइस चांसलर बनी हूँ तो उनको लगता है कि उनके जो त्याग था वो सार्थक हो गया जी। बहुत खूब। और जब आपको पहली बार पता चला, जब आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर आया होगा या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन आई होगी कि वाइस चांसलर के लिए आपका चयन किया गया है, तो क्या आपका रिएक्शन था, और कितनी उस समय आपको खुशी थी, कितनी संतुष्टि थी? हाँ, बहुत ही रोमांचक था, और बहुत ही, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो न्यूज़ थी अच्छी थी, सब बहुत सुखद भी थी जी। और पूरे, मतलब न केवल मेरे विभाग में बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में एक खुशी का माहौल छा गया था जी। क्योंकि विश्वविद्यालय में काम करते हुए मुझे 34 ईयर्स हो चुके जी। तो एक सभी से एक बहुत अच्छे संबंध थे, तो सभी को बहुत अच्छा लगा कि एक मैं प्रमोशन पे जा रही हूँ। तो फिर अगले ही दिन ज्वाइन करना था, तो फिर मैं फ्लाइट से आ गई थी यहाँ जी जी। उस समय कोई विचार करने का आपको वक्त ही नहीं मिला होगा, कैसे जाना है, क्या प्लानिंग? नहीं, वक्त तो नहीं मिला, और मैं 2 दिन के लिए आ गई थी, फिर 2 दिन बाद मैं गई। लेकिन वहाँ पर ही तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, और उससे कुछ दिन पहले ही ऐसी बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पता था कि बहुत दिन से एक सीईटी टेस्ट कैंसिल हो गया था, और ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि ये भी एक एमपी की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ बात चलती थी। तो ऐसे किसी बात पर वहाँ, तब तक मेरे पास कोई ऑफ़र भी नहीं था यहाँ का, मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ जा भी सकती हूँ, पर ऐसे ही वहाँ पर बात चली। किसी ने बोला कि वहाँ तो शायद 0 ईयर डिक्लेयर हो रहा है।
तो मैंने ऐसी बातों में कहा कि 0 ईयर की क्या ज़रूरत है, मेरिट पर एडमिशन किए जा सकते हैं जी। और वो बाई चांस वो मुँह से निकली हुई बात सही हो गई कि मुझे ही यहाँ पर मेरिट पर एडमिशन करने पड़े। जी जी। और जिस समय आपने यूनिवर्सिटी में आप आई थी, आपने ज्वाइन किया था, उस समय कई सारे चैलेंजेस थे, तो आपको कितनी आपको संतुष्टि है कि आप उन चैलेंजेस पर खरा उतर सकी? उस समय के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है और ये सभी के सहयोग से हुई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे सभी का सहयोग मिला, सभी टीचर्स का, सभी ऑफिसर्स का, सभी कर्मचारियों का, सब ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसीलिए जो सबसे पहला चैलेंज तो एडमिशन्स का था, जो कि हमारे जो बताए जैसे मेरिट बेस्ड हुए थे, उसके लिए कुछ कोर्ट में भी गए थे कुछ लोग, पर कोर्ट ने भी हमारी प्रोसेस को अप्रूवल दिया जी। तो उसके बाद वो भी प्रोसेस अच्छी तरह हो गई। उसमें सारे हमारे यहाँ के टीचर्स, कर्मचारी रात के 12-12 बजे तक एडमिशन्स किए, तो इतना सहयोग मिला मुझे। तभी मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं और यूनिवर्सिटी से जुड़े काम में बहुत सहयोग देते हैं। तो सबके सहयोग से मिलके वो एडमिशन्स की प्रोसेस पूरी हुई और हमें बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मिले। उसके बाद अगला चैलेंज था समय पर अपना रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर, तो वो भी पूरा हमारे शिक्षा विभाग के और सारे ऑफिसर्स और कर्मचारी सब से मिलकर वो भी पूरी तरह पूरा हुआ जी। फिर नैक की टीम आने वाली थी, वो शायद आप लोगों को पता जी। तो नैक की टीम के लिए हम लोगों ने हालांकि डेट्स बहुत बाद की रखी थी, पर फिर भी कभी बारिश कभी कुछ, तो फिर पूरी टीम जुट गई थी। हालांकि सब लोग मन में डर रहे थे, पर हम लोगों ने टारगेट रखा था कि हमको A++ मिलना चाहिए जी। तो उसके तैयारियां हम लोग A++ की कर रहे थे, लेकिन जैसा कि 70% डेटा पहले से सबमिट हो चुका था, तो हमारे पास केवल 30% में हम अपना बेस्ट शो कर सकते जी। तो सब लोगों ने किया। थोड़ी उस समय बारिश भी आ गई, नवंबर में डेट्स मिली थी और बारिश नवंबर के बाद तक, दिवाली उस समय नवंबर के मंथ में थी, तो तब तक बारिश 8 या 10 नवंबर तक बरसात होती रही। मतलब मौसम भी उस समय चुनौती दे रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की भी कृपा रही और सभी लोगों का सहयोग रहा, सबने मिलकर। और सब लोगों का उस समय बस मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन है इतना मानती हूँ कि बहुत सभी लोग मोटिवेटेड बहुत हो गए थे। सबको ये था कि हमको A++ ही मिलना चाहिए, तो इतना सब में बड़ा उत्साह था। सब दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, सारे कैंपस का फेस लिफ्टिंग भी किया गया और सारे सब। आप नेतृत्व के लिए सबसे अहम बात किस चीज़ को मानती हैं कि क्या सही नेतृत्व क्या है और सही मैनेजमेंट क्या है? अब ये आजकल तो ये भी जो मैं मानती हूँ यही सब मैनेजमेंट स्किल्स में भी शामिल हो गया, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए और ये सबसे बड़ी बात है। सबको जो आप कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा, ये सबको बताना चाहिए। और सबको ऐसा अनुभव कराना चाहिए कि सबका पार्टिसिपेशन है, जो वो कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए और उसके प्रति एक, जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसके प्रति एक बिलोंगिंगनेस का भाव होना चाहिए। इतना सरल सहज व्यक्तित्व कैसे सब मेंटेन कर पाती है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर व्यक्ति के पास कोई पोस्ट आ जाती है तो उनका काफ़ी कुछ उनका बदलाव नज़र आता है या लोगों का नज़रिया उनके प्रति बदल जाता है, लेकिन आप जैसी थी आप बिल्कुल वैसी ही रही। मुझे तो खुद ही अच्छा लगता है, मुझे ताज्जुब भी होता है। मुझे लगता है ऐसी कोई इतनी बड़ी बात क्या हो गई जी। जैसे सब इंसान है ऐसे मैं भी हूँ। एक बस भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है जो मुझे अच्छी तरह निभानी है जी। मैं यही मान के चलती हूँ। और मुझे जैसे मैंने बताया मेरा बचपन से ही स्वभाव सबसे मिलने जुलने का रहा। मैं एक बड़ी सबमिसिव रही जी, तो इसलिए मेरी सबसे दोस्ती भी जल्दी हो जाती थी स्कूल से ही जी। और हालांकि वैसे मैं थोड़ी रिजर्व नेचर की हूँ, एकदम से नहीं खुलती, लेकिन जब फिर जी। लेकिन अभी मुझे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत सारी अपनी बातें यहाँ पर शेयर कर रही हैं। हाँ, तो अब जब आप एक बहुत दिनों बाद एक ऐसे बात पूछी गई है तो लग रहा है सारी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं जी। आपका 34 साल का टीचिंग का करियर रहा और अभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में आपका ज़्यादा समय जाता है, तो अपनी टीचिंग को आप कहीं मिस करती हैं या आप वो उसमें से भी वक्त निकाल के इसको भुना लेती हैं? मैं टीचिंग को तो मिस करती हूँ और थोड़ा बहुत जो समय मिलता है तो वो मैं उसमें रिसर्च का काम थोड़ा बहुत मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन टीचिंग को तो मैं मिस करती हूँ जी। क्योंकि वो आपका पहला हाँ, वो मेरा पहला पैशन, प्यार जो भी कहिए, वो बचपन से ही मेरा टीचिंग बहुत मुझे प्रिय रहा है जी।
अब टीचिंग का आप जब जिवाजी यूनिवर्सिटी में थी तो आपका एक समय होगा कि इतने से इतने बजे तक कॉलेज जाना है, उसके बाद का जो समय होगा वो घर का रहता है, परिवार का रहता है, समाज का रहता है। लेकिन अभी वाइस चांसलर बनने के बाद जिम्मेदारियां बहुत सारी आपकी बढ़ गई हैं, तो कैसे आप समय का तालमेल कैसे बना रही, कैसे समय प्रबंधन कर पा रही हैं अभी? नहीं, समय प्रबंधन हो जाता है। और इस समय क्योंकि अभी यहाँ परिवार में हम 2 ही जने हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और वो भी बहुत सहयोग करते हैं घर के कामों में जी। तो इसलिए मेरे पास घर की तो जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं हैं जी। ग्वालियर में भी क्योंकि मेरे भी घर के सब परिवार वाले सहयोग करते थे, तो ग्वालियर में भी मैं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टाइम के बाद भी पढ़ाई के कामों में काफ़ी समय देती थी, रिसर्च में और पढ़ाई में भी, घर पे भी हम लोग देते थे। तो वो आदत अभी बनी हुई है और इसलिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सभी लोग सहयोग करते हैं। जी, आप एक माँ भी हैं, माँ पत्नी एक ये भूमिका अलग होती है, तो अभी आपको लग रहा है कि समय उतना आप दे पाती हैं? जैसे अभी मैंने पूछा तो आपने कहा घर के कामों में तो पति सहयोग करते हैं, लेकिन बेटी को माँ की ज़रूरत लगती होगी, तो क्या माँ हमेशा उपलब्ध रह पाती है? हाँ, नहीं, मेरी बेटी अभी उसने सिम्बायोसिस पुणे से BA LLB किया है और उसके बाद उसने फिर NLU दिल्ली से LLM किया और अभी उसने एक लॉ फर्म ज्वाइन की है, तो वो दिल्ली में रहती है। अभी इस समय वो यहाँ पर नहीं है, पर हाँ जब ग्वालियर में थी तो थोड़ा मिस करती थी क्योंकि बच्ची का टाइम थोड़ा कट होता था, छोटी थी तभी से, क्योंकि उस समय बहुत कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाना पड़ता था या कुछ काम होता था, तो उसका टाइम थोड़ा सा कट होता। जी, आपने इतने सारे बच्चों को तो पढ़ाया है, अपनी बेटी के लिए भी पूरा वक्त निकाल कर पढ़ाती थी उन्हें? हाँ, अगर जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती थी तो पढ़ाते थे, लेकिन फिर उसने 9th के बाद क्योंकि उसे लॉ करना था तो उसके सब्जेक्ट्स उसने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर लिया था। जी, उसमें हमारा इतना दखल नहीं था, लेकिन वो भी शुरू से बहुत पढ़ने में अच्छी रही तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी की हेल्प की। जी, अभी आपका पूरा वक्त, पूरा तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर वक्त आपका यूनिवर्सिटी और इन्हीं कामों में जाता होगा, तो कैसे अपने शौक़, कोई आपके व्यक्तिगत शौक़ होंगे जिन्हें आपको लगता होगा मुझे ये भी पूरा करना है, तो उनके लिए भी समय निकाल पाती हैं? हाँ, एक समय निकालने की कोशिश करते हैं। अभी इंदौर आने के बाद हम एक, उसके लिए मैं आप सबको बताना भी चाहती हूँ कि इंदौर आने के बाद हम लोग एक अभियान से, क्योंकि लगता है लाइफ में कुछ करना भी चाहिए, अपने एक लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए। ये जो एक जिम्मेदारी दी है वो तो एक अलग बात है, एक कुछ हम लोगों को अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये मैं हमेशा अपने भाषणों में कहती भी रहती हूँ, पर उसको खुद भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, ये आचार्य विद्यासागर जी हैं, उनकी प्रेरणा से शुरू किया है, लेकिन करीब 8-10 लोगों का 7 लोगों का हमने एक सेवा मंडल बनाया है और उसके फिर सब ग्रुप्स और बनाए हैं। तो हम लोग मिलकर एक अभियान चला रहे हैं, उसका नाम है भारत बने भारत अभियान। और उसमें ये चाह रहे हैं, जैसे आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल जो अपने भारतीय मूल्य हैं वो सब खोते जा रहे हैं। मतलब जो नई पीढ़ी के बच्चे, उन्हें तो पता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति कैसी थी, क्या थी, ना तो उन्हें कुछ लोक कथाएँ मालूम है, ना उन्हें यहाँ तक कि रामायण महाभारत के बारे में भी ज़्यादा नहीं मालूम। तो भारत में भारतीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। एक तो सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपके न्यूज़ के MP न्यूज़ के माध्यम से कि सबको, जो हमारा भारत है, भारत का नाम भारत है। इंडिया तो नाम अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के लिए दिया था, तो हमारे देश का नाम तो भारत ही होना चाहिए, क्योंकि जो भारत, जो नाम होता है, नाम किसी भाषा में बदलता नहीं है। जैसे किसी का नाम अगर कमल रखा है तो उसको इंग्लिश में लोटस तो नहीं कहेंगे ना हम। तो इसीलिए हम लोगों को जो देश का नाम है वो देश का नाम ही होना चाहिए। तो एक अभियान शुरू करना चाहिए कि भारत को भारत ही कहें। इस शब्द का बहुत अच्छा अर्थ भी है, आभायुक्त दैदीप्यमान ऐसा देश। और जो, तो इसीलिए हम इस अभियान में जुड़े हैं। आप भारतीय मूल्यों पर आप बहुत बात करती हैं कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी आपको लगता है भारतीय मूल्यों के लिए और काम होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग एक इस तरह का, सब में एक मेंटेलिटी सी हो गई है, एक सब का होता है कि नहीं, हर एक चीज़ को हमें अंग्रेज़ी में ही बोलना चाहिए, अंग्रेज़ी में ही कहने से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी बात को सुधारना, ये जो अपनी स्थिति हो गई है, मनस्थिति, इसको बदलना चाहिए। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और आपकी कोई महत्वाकांक्षा यूनिवर्सिटी से संबंधित या अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित? नहीं, मैं वैसे बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, ये तो सब भगवान की कृपा है और जो भी है मुझे मिला। पर हाँ, मुझे बहुत खुशी है, यूनिवर्सिटी को लेके मेरी महत्वाकांक्षाएं ज़रूर हैं। वो इस संबंध में है कि अभी हमको जैसे A+ ग्रेड मिला है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड ज़रूर मिले।
और यूनिवर्सिटी जो है बहुत आगे प्रोग्रेस करे, वास्तव में यहाँ पर सही मूल्यों की, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हो, जो भी अपने भारतीय मूल्य रहे हैं। यहाँ के बच्चे अपने यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाएं, पूरी यूनिवर्सिटी का नाम सब जगह रोशन करें। वैसे भी हमारे एल्यूमिनाइज बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी को लेके तो मैं महत्वाकांक्षी हूँ। जी, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि मैडम की जो महत्वाकांक्षा है, जो इच्छा है, वो ज़रूर पूरी हो और इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का नाम देश विदेश में पटल पर लिखा जाए, उसका हमेशा, उसका हर जगह नाम रोशन हो और जहां ये बच्चे हर जगह अपने नाम की प्रतिष्ठा फहराएं। ये था एमपी न्यूज़ में डॉक्टर रेणु जैन से हमने यहाँ पर बात की। अगले एपिसोड में किसी और ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक।